कहा गया है कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है और बदल भी रहा है। आपने पहले देखा था ट्विटर का सिंबल ऐसा था, लेकिन अब ट्विटर का सिंबल ऐसा हो गया है, लेकिन काम नहीं बदला है। हाँ, कोई कह रहा है कि जैसे यूपीए का नाम बदल करके INDIA रख लिया। हाँ, यही समझिए, ट्विटर पर अब भी वही काम हो रहा है जैसा पहले हो रहा था, और INDI में भी वैसा ही होगा जैसा पहले यूपीए में हो रहा था। क्या कह रहे हैं? लूट? आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी कह सकते हैं, और राजनीति में लोग आते ही हैं लूट, टूट और ट्वीट के लिए। तो आज हम जानेंगे कि अमित शाह ने क्या ऐसा ट्वीट किया जो केजरीवाल को बाण की तरह चुभ गया। अशोक गहलोत क्यों नहीं आए पीएम की सभा में उनका स्वागत करने, और स्वागत किया तो ट्वीट से, और ट्वीट में क्या कहा। संजय सिंह अभी भी गांधी प्रतिमा के पास धरना दे रहे हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहा, और आज राजस्थान की सभा में मोदी ने क्यों किया लाल डायरी का जिक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। अमित शाह ने एक ट्वीट किया था जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इन्होंने INDIA जो अलायंस का नाम रखा गया है, इसके ऊपर तंज किया था कि तुम्हारे नाम बदलने से भूत के जो कर्म हैं वो छुप नहीं जाएंगे। जनता बहुत बुद्धिमान है और उसकी याददाश्त में सब कुछ रहता है। लेकिन अब पता नहीं, मेरी समझ से तो मिर्ची लगनी चाहिए थी केजरीवाल जी को, और मिर्ची नहीं। फिर उन्होंने रिप्लाई किया अमित शाह जी को, और क्या लिखा है? लगता है तीर निशाने पर लगा है, तकलीफ बहुत हो रही है। अच्छा अरविंद केजरीवाल जी, तीर तो निशाने पर अमित शाह ने 19 मई 2023 को लगाया था अध्यादेश के लिए, क्योंकि आप में कोई सिद्धांत तो था नहीं और है भी नहीं। आप केवल एक ही जो अमित शाह का तीर था अध्यादेश, उसके लिए जाके INDIA में मिले हो। यदि INDIA अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग नहीं करता तो आप INDIA में तो मिलने वाले नहीं थे। इसलिए आप ये कहिए कि जनता की सेवा किसी और चीज के लिए आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है। आप केवल इस अध्यादेश को हटाने के लिए और पूरा सरकारी तंत्र की कमांड पाने के लिए कर रहे हैं। और वैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री कहने के लिए मुख्यमंत्री है, एक मेयर जैसा ही है, आपके पास कुछ भी नहीं है, और वो चाहिए आपको, क्योंकि वैसे तो रह नहीं सकते आप। आपको फ्री में देना और फ्री में लेना, यही तो आता है। आगे भी ट्वीट हो रहे हैं ना। अभी देखिए एक लंबा चौड़ा ट्वीट अशोक गहलोत जी ने किया है, और ये लंबे चौड़े ट्वीट में दिख रहा है कि अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकता। कारण है कि उनको केवल 3 मिनट दिए गए थे भाषण के लिए, और वो भी काट दिया गया था। अब लंबा चौड़ा देख रहे हैं, इन्होंने 5 पैराग्राफ का लिखा हुआ है, और उसमें न आते हुए भी वो क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से, यह भी जिक्र कर दिया है, और अपना हिस्सा भी बता दिया है कि केंद्र सरकार ने उसमें 2213 करोड़ दिया है, तो 1476 करोड़ का अंशदान राज्य सरकार का भी है। सारी चीजें कह दी, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा क्यों? कि क्या उनका भाषण काटा गया था? तब पीएमओ का जवाब सुन लेते हैं। पीएमओ का जवाब आया कि प्रोटोकॉल के अनुसार आपको विधिवत आमंत्रित किया गया था और आपका भाषण भी रखा गया था, लेकिन आपके ऑफिस ने बताया कि आप शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री की पिछली यात्रा के दौरान भी आपको हमेशा आमंत्रित किया गया है और आपकी गरिमामयी उपस्थिति भी रही है।
आज के कार्यक्रम में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास कार्यों में जुड़ी पट्टिका पर आपका नाम भी प्रमुखता से अंकित है। हाल में आपको लगी चोट की वजह से अगर कोई शारीरिक परेशानी न हो तो कार्यक्रम में आप जरूर शामिल हों और इसकी शोभा बढ़ाएं। अब आपने पीएमओ का जवाब सुन लिया। अब थोड़ा ट्वीट से हटते हैं तो बताते हैं कि संजय सिंह का धरना जारी है और जारी है उनकी मांग। यदि कुछ नहीं है तो उनकी आवाज में तलखी और वो पुराना वाला मदारी वाला जोश। शायद पढ़ी लिखी पार्टी के पढ़े लिखे सांसद उनको समय से खाना पीना नहीं पहुंचा रहे हैं। घबराए नहीं संजय जी, पढ़े लिखे सांसद यदि ऐसा ही व्यवहार करते रहे तो संजय सिंह को राघव चड्ढा का साथ जल्द ही मिलने वाला है। वो कैसे, तो मैं बताता हूं कि राघव चड्ढा ने राज्यसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मुद्दा उठाया। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मुद्दा होता है कि जैसे कोई भी सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलता है वैसे ही सदन के सभापति सबसे पहले उसकी बात सुनते हैं, चाहे कोई भी बोल रहा हो। और यह सदन की कार्यवाही नियमों के हिसाब से चलती है और इसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। लेकिन यह सदन में चल रही कार्रवाई के दौरान ही उठाया जाता है, यानी तुरंत कोई त्रुटि हो उसमें सुधार किया जा सके। और इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो सदस्य रेज करते हैं उनको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसा ही किया आम आदमी के पढ़े लिखे सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में। तो उन्होंने क्या कहा और कैसे हुए बेइज्जत, सभापति ने उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर पूछा तो आगे क्या होता है आप खुद देख लीजिए। Mr. Chadha, give your point of order. I'll be very brief. Note a description. सर, पहला मेरा बिंदु ये है कि Issue नहीं, point of order. पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हूँ सर। आई एम ऑन द सस्पेंशन। रूल नंबर 256। Okay. सर, कल जब आपने एक सदस्य को, आम आदमी पार्टी के एक साथी संजय सिंह को सस्पेंड करने का जब मोशन मूव किया गया और आपने उस मोशन को वोटिंग के लिए कहा, तो मैं आपके समक्ष खड़ा था और मैंने डिवीजन मांगी। सत्ता पक्ष के पास आंकड़े नहीं थे, विपक्ष के पास आंकड़े थे। मैंने कहा डिवीजन, मैंने मांगी कि आप डिवीजन दीजिए, मतदान हो और मतदान के अनुसार तय हो कि सदस्य को सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर, इस सदन के भीतर ऑब्स्ट्रक्शन, सुन लीजिए सर। One second, take your seat. You will have to. सर, मेरे को खत्म करने दीजिए। One second. You will have to understand what is meant by a point of order. Raise your point of order. That has to be contemporaneous to the situation in the house. Sir, that is the prevailing situation. No. This is the prevailing situation. You see, you are a young member. You will have to find guidance from seniors. Sir, this book. One second. Sir, now I seek division right now on the suspension of Sanjay Singh. Sir, I seek division right now. Decline. इन श्रीमान जी को यही नहीं पता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। वो पिछले दिनों की गिनती कराना चाहते थे। अब जो दिन बीत गया उसके लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं ला सकते। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं तो क्या, झूठ बोलने के लिए, झूठी दलीलें देने के लिए। ये कुछ भी कहे वही सही मान लिया जाए। अब क्या कह रहे थे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर में, नियम में नए पुराने का क्या है मतलब है। आप थोड़ा संजय सिंह को सुन लीजिए। मणिपुर की हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री जी से जवाब मांग रहे हैं। हम सारे लोग, टीम इंडिया और सारे सांसद एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर सदन में आके जवाब कब देंगे। मणिपुर पर संजय सिंह प्रधानमंत्री से संसद में जवाब चाहते हैं। हाँ, मणिपुर में हिंसा हुई है, हिंसा कोई भी हो वो गलत है, लेकिन यह उठाना सेलेक्टिव तरीके से थोड़ा सा गलत लगता है। और मैं भी कहूंगा कि मोदी जी जवाब दो। अगर नहीं होता है तो वहां के मुख्यमंत्री को हटाओ, लेकिन जवाब उन पीड़ितों को देना पड़ेगा
जो आज बेघर हुए हैं, जिनका सामान लूटा गया है, जिनकी आबरू लूटी गई है, जिनकी इज्जत लूटी गई है और जिनकी जाने गई है और जो परिवार अनाथ हुए हैं, आपको देना चाहिए। ये उनका हक है और आपकी जिम्मेदारी भी। लेकिन इन लुटेरों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिहार में हिंसा नहीं हो रही है? पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हो रही है? उसके लिए कौन जवाब दे रहा है? और बिहार की तो इतनी भयावह तस्वीर आई है कि मैं दिखा नहीं सकता हूं आपको। गोली मारी गई है। पश्चिम बंगाल में प्रशासन और पुलिस मिलकर दंगे कराता है, लोगों को मरवाता पिटवाता है, और बिहार में पुलिस की गोली से 2 लोग मारे गए हैं और तीसरा घायल है। और मालूम है क्यों? बिहार में बिजली की कटौती से परेशान थे लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम समाचार पत्रों में आ रहा है, अमर उजाला में है, बीपी में है, इंडिया.com में है, हर जगह पर आ रहा है कि भाई वहां पे कटौती हो रही है, लोगों को बिजली नहीं दे रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? अपनी पुलिस से गोली मरवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के एक कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जाता और वो महिला कैंडिडेट के कपड़े उतारे जाते हैं। अगर कोई वीडियो वायरल नहीं होती है तो अपराध नहीं माना जाएगा। खुद FIR की गई है, लेकिन वो अपराध नहीं है क्योंकि वीडियो वायरल नहीं हुआ है। इसलिए काली कोठरी में छुप करके अपराध करने वाले, INDIA के नाम से अलायंस बनाकर घात करने वाले लुटेरों को जनता चांस नहीं देने वाली है। जनता अच्छी तरह से जानती है कि बर्तन बदल लेने से उस खाने का टेस्ट नहीं बदल जाएगा। और यह घटना नीतीश कुमार के अलायंस को बिल्कुल साफ कर देगी। पब्लिक की समझ में आ गया है कि लोग सत्ता में आकर के क्या करेंगे। जब प्रांत की सत्ता में रह के इतनी दुर्दशा कर रहे हैं, इतना आतंक मचा रखा है, तो जब देश की सर्वोच्च शिखर की सत्ता पर बैठेंगे तब ये क्या करेंगे जनता के साथ। बिहार और बंगाल में हिंसा शासन करवा रहा है या कर रहा है। मणिपुर की हिंसा 2 गुटों की हिंसा है। अब मणिपुर को यहां तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है? मणिपुर में मैती और कुकी 2 समुदाय मुख्य हैं। मैती भारतीय माने जाते हैं जो आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। और कुकीज और नागाज मिलकर 40% है, लेकिन इनके पास जमीन कितनी है मालूम है? मैती 53% है वहां की आबादी का, उनके पास 10% जमीन है, 10% जमीन में रहते हैं। और 40% नागा कुकीज हैं, इनकी आबादी 40% है, लेकिन 90% जमीन पर इनका कब्जा है। और ये 1950 में हुआ था, जब मैती का आधिपत्य था वहां पर। उस समय क्रिश्चियन कम्युनिटी बना करके इनको वहां पर रखा गया और सारी सुविधाएं जो है उनको दे दी गई। अब हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो वहां दंगे हो गए। तो यहां 2 गुटों की लड़ाई है। कोई भी है, जान गई है, आबरू गई है, घर बार लूटा है, सबकी निंदा करता हूं और सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वहां की नवीन सरकार हो, लेकिन जिम्मेदार है। लेकिन उतने ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी राजस्थान के लिए, बिहार के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल में क्या कह रहे हैं उनकी प्रवक्ता के 2 झगड़े में कपड़ा उतर गया। अरे जो वहां पर कैंडिडेट ने पंचायत में लिखाया है कि मेरे कपड़े उतारे गए गन पॉइंट पर, अब उनके पास कैमरा तो था नहीं कि फोटो खींचते, तो अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब किसी के पास वीडियोग्राफी है तो अपराध हुआ, अगर वीडियो नहीं है तो अपराध नहीं माना जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मोदी जी आज खूब बरसे और इतना बरसे कि आज INDIA पर खूब वज्रपात हुआ होगा। आज उन्होंने INDIA के नाम को एक नया मूवमेंट दे दिया।
क्विट इंडिया मूवमेंट। पहले मेक इन इंडिया पर चलते थे ना, आज उन्होंने क्विट इंडिया इस पार्टी के लिए दे दिया। तो क्या कहा है? एलायंस का नाम अंग्रेजी में रखा हुआ है। अब इनके मेंबर से ही पूछिए तो खुद नहीं आता है, हालांकि जब वहां कॉन्फ्रेंस में थे वही लोग नहीं बोल पा रहे थे, तो जनता को कहां से याद रहेगा। थोड़ा मोदी जी को सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। अब मोदी जी ने क्या बताया मालूम है? इसको फ्रॉड कंपनी बताया। और क्या कहा? फ्रॉड कंपनी की नकल बताया। सुन लीजिए। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। आज मोदी जी भी खूब लाल थे, लाल केसरिया पहने थे, लेकिन लाल एकदम थे। और जब मोदी जी लाल थे तो लाल डायरी का जिक्र क्यों नहीं आता? तो लाल डायरी क्या है आपको नहीं पता है? तो आप सुन लीजिए मोदी जी से। राजस्थान की लाल डायरी, आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। सुन लिया ना लाल डायरी क्या होती है? आगे मैं बताता हूं। ये राजस्थान में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी, हाँ पूर्व मंत्री हो गए क्योंकि इनको मंत्री पद से हटा दिया गया है। तो मंत्री बने कैसे? आपको मालूम होगा कि पिछली विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीते थे और ये 6 विधायकों में राजेंद्र गुढ़ा भी थे। बाद में अपनी बहुमत सिद्ध करने के लिए गहलोत ने 6 को अलग से समर्थन के बजाय कांग्रेस में विलय करवा लिया और उस विलय करने वाले नेताओं में ये भी थे बसपा के। तो ये मंत्री तक कैसे पहुंच गए? तो हुआ यूं कि धर्मेंद्र राठौर के घर में ईडी का छापा हुआ
और जब छापा पड़ा तो पूरे लाल डायरी जो है सारा रिकॉर्ड उनके यहाँ रखा हुआ था। अब चिंता हुई गहलोत जी को, और उस समय राजेंद्र गुढ़ा गए थे और उन डायरियों को लेके भागे थे, ईडी से भी मार खाए थे, कूदे थे तमाम लेकर के। लेकिन उस समय गहलोत से आके झूठ बोल दिया था कि मैंने डायरी को जला दिया है। लेकिन जब वहां नहीं पटने लगी तो अपनी सरकार के खिलाफ जबान खोलने लगे, और जब जबान खोलने लगे तो इनको मंत्रिपरिषद से हटा दिया तो विधायक के रूप में एक डायरी ले जा करके वहां पोल खोलना चाहते थे, वही थी लाल डायरी। लेकिन लाल डायरी ले गए बेचारे, तो हुआ क्या कि उनसे जो है खूब लात घूसे खाकर पीटे गए कांग्रेस या गहलोत जी के मंत्रिपरिषद द्वारा। और इसके बाद आके देखिए कैसे रोते हुए क्या बोल रहे हैं। मैं वो लाल डायरी टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष जी को, और वो मुझे समय नहीं दे रहे था। मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे मंत्री के रूप में हट गया, मैं विधायक के रूप में मेरा बोलने का अधिकार है और आपका मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, आप इस हाउस में मुझे बोलने की इजाज़त दें। तो उन्होंने मुझे समय नहीं दिया और मेरे हाथ से जो डायरी थी उस डायरी का पार्ट एक था वो छीन ले गए मेरे से, और फिर मुझे कांग्रेस वालों ने नीचे पटक दिया। 2-1 लात तो मुझे धारीवाल ने मारी, फिर मुझे महेश जोशी ने भी मारा। आपने इनकी सुन ली, आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की भी एक बात सुन ली। आपने पहले सुना था, पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल और बढ़ाने से मना किया है और 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया था, जबकि सरकार ने 15 नवंबर 2023 तक का समय मांगा था। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जिसमें सरकार ने दोबारा अनुरोध किया था कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक उनको पद पर रहने की अनुमति दे दी है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग भरपूर प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, और विश्वास करता हूं कि ऐसा मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।